हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हम लोग इन्वेंट्री का। और इसके पहले हम लोगों ने टोटल 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। और जिन लोगों ने भाई अभी तक देखा नहीं है, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे जाना, सारे आपके वीडियोज़ एक जगह आपके मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के हो, चाहे मेट्रोलॉजी के हो, चाहे आपका वेल्डिंग के हो, ये सारे आरआरबी जेई और जीडीसी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिट है। तो लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा लेक्चर नंबर 3 को क्विक रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर 4 से जो है ना मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं। और इसी ये थोड़ा न्यूमेरिकल इसमें कंसेप्ट भी है। तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, क्विक एक बार रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इन्वेंट्री, समझा था कि इन्वेंट्री क्या होता है, गुड्स होता है जिसको हम लोग अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि जो है फ्यूचर में हम लोग को जब ज़रूरत पड़े तो उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। फिर बताया था कि उसकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यूज़ भी होती है। और इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री होती है वो भी हो सकती है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो होती है वो भी हो सकती है, और सब असेंबली इन्वेंट्री भी हो सकती है। तो इस तरीके से फिर आपको अलग अलग कॉस्ट मैंने बताया था कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है परचेजिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, होल्डिंग कॉस्ट होती है और शॉर्टेज कॉस्ट होती है, ठीक है। और टोटल इस तरीके से हम लोगों ने टोटल क्या निकाला, टोटल एनुअल कॉस्ट निकाला था। किसी भी इन्वेंट्री को मान लो अगर आप क्वान्टिटी क्यू इज इक्वल टू 1000 यूनिट मंगवा रहे हो, यूनिट पर ऑर्डर, इतने क्वांटिटी मंगा रहे हो, और एक साल में भाई मेरे, एक साल में मान लो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितना आप कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जितना नंबर ऑफ़ ऑर्डर ज़्यादा रहेंगे उतना आपको होल्डिंग कॉस्ट, उसको होल्ड करने के में रखने में भी ज़्यादा लगेगा आपको। जितना नंबर ऑफ़ ऑर्डर ज़्यादा करोगे तो ऑर्डर कॉस्ट आपको उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। और ये जो भाई जो चीज़ अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, परचेजिंग कॉस्ट, ये जो रहती है फिक्स रहती है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे कि जो परचेजिंग कॉस्ट जो है अभी हम लोग आगे जब देखेंगे तो उसमें हम लोग एनुअल डिमांड लिखते हैं कि भाई बता दो कि एक साल में टोटल कितना डिमांड होने वाला। तो सपोज़ किसी ने बताया कि भाई 1 लाख क्वांटिटी की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है। अब 1 लाख क्वांटिटी जो है एक साल में आप एक बार में ऑर्डर करके जितना मंगवाते हो ये आप पे डिपेंड करेंगे, कर रहा है, ठीक है। तो परचेजिंग कॉस्ट जो होता है अभी हम लोग देखने वाले वो फिक्स रहता है। तो अब बात यह है कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट होती है इन्वेंट्री को होल्ड करने में, उसका ऑर्डर करके मंगवाने में या परचेजिंग करने में, तो ये टोटल एनुअल कॉस्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो चीज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि वो मतलब मिनिमम से मिनिमम हो। आप चाहोगे कि भाई उसको होल्ड जो करने में जो पैसा लग रहा है वो मिनिमम से मिनिमम लगे, और ऑर्डर जो कर रहे हो आप वो मिनिमम से मिनिमम लगे। तो उसके लिए हमें एक क्वांटिटी निकालना पड़ता है, स्पेशल क्वांटिटी, इसलिए उस क्वांटिटी का नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर रहे हैं। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो आपका कंसेप्ट है कहाँ से निकल गया है ना, कि हमने देखा था कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो होती है उसके टोटल 4 मॉडल हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मार्केट है, मार्केट में जो भी कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम कर रहा है, वहाँ पे कंज्यूम मतलब कर रहा है, मतलब क्या, उसकी कुछ एक डिमांड रहती होगी मार्केट में, एक डिमांड हो गया, ठीक है। कि भाई डेली मतलब कितना यूनिट जो है आपकी सेल हो रही है। सो लेट अस सपोज कि भाई 10 यूनिट जो है पर डे सेल हो रही है। और हमें पता है कि प्रोडक्ट को जब हम लोग मंगवाते हैं तो ऑर्डर करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके पास आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन पीरियड में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में ये जो दो चीज़ होती है, डिमांड रेट इन मार्केट और लीड टाइम जो रहती है कांस्टेंट लेके चलते हैं। हम समझते हैं कि भाई जो कस्टमर जो डिमांड कर रहे हैं ना वो क्या कांस्टेंट है, और लीड टाइम जो लग रहा है कि अगर 5 दिन ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है तो मान लेते हैं कि 5 ही दिन लगने वाला, 5 से 6 भी नहीं लगने वाला, 4 भी नहीं लगने वाला, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इसका फर्स्ट मॉडल का नाम क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसको जिसने दिया था उसके नाम से भी जानते हैं, इस कंसेप्ट को जिसने दिया था, हैरिस विल्सन मॉडल और इन्फाइनाइट रेट रिप्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पे दो ये वाला तो नाम याद रखना ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और हैरिस विल्सन मॉडल। क्लियर है। अब समझते हैं, इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन समझते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो रहता है, आप बाहर से जो मंगाते हो, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक साल में कितना हम लोग डिमांड है हमारा मार्केट में, तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी, कि भाई एनुअल और ईयरली डिमांड ऑफ इन्वेंट्री यूनिट पर ईयर। कि भाई एक साल में किसी भी प्रोडक्ट की, लेटर कोई भी प्रोडक्ट हो, मान लो वो सीजनल प्रोडक्ट हो, चाहे आपका एंटिसिपेशन इन्वेंट्री हो, मतलब कुछ भी ऐसा इन्वेंट्री जिसकी डिमांड जो है एक साल में कितनी रहेगी, उसको हम लोग नोटेशन कैपिटल डी से डिमांड करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या होता है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ईच ऑर्डर पॉइंट। मतलब सपोज कि भाई एक साल में 10,000 यूनिट की डिमांड है, ठीक है। ये डिमांड आपको मैंने बता दी, ये सब सारा जो डिमांड कितना है नहीं है, ये फोरकास्ट जो होती है ना, फोरकास्ट के से पता चलता है। और फोरकास्ट वगैरह काम कौन करता है, एमपीएस करता है,
मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल करता है। फिर आपको मैंने बताया था कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है अपना प्रोडक्ट फोरकास्ट करके कहाँ पे दे देता है, इसको एमआरपी में दे देता है, जिसको बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और ये फिर जो भी प्रोडक्ट को बनाना रहता है डिसाइड करता है भाई कि जो कंपोनेंट जितने लगने वाले हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। वो एक चार्ट रहता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो ये फुल फॉर्म जो है एमआरपी का जो ना मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पूछ चुका है। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका अपकमिंग वैकेंसी आ रही है इसमें एमपीएस का पूछ जाए। एमपीएस मतलब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, तो ये सब याद रखना। तो क्या होगा कि 10,000 यूनिट की जो एनुअल डिमांड मतलब कैपिटल डी है। अब भाई मान लेते हैं कि अगर हम एक बार क्वांटिटी क्यू जो ऑर्डर करते हैं ना वो 100 यूनिट या सपोज 1000 यूनिट जो होती है ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, तो एक बार में अगर आप 1000 मंगवाते हो और एक साल में आपको कितना चाहिए 10,000 चाहिए, तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर नॉर्मली कर दिया है डी बाई क्यू। इससे हमें क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया कि मैंने एक साल में कितना ऑर्डर कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया। क्यू क्या है कि कितनी क्वांटिटी जो है आप ऑर्डर कर रहे हो एक बार में वो लिखना है। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मूला क्या निकल गया, कैपिटल डी अपन स्मॉल क्यू। यहाँ पे दिखाया गया है कि सपोज डी अगर 54,000 यूनिट पर ईयर आपकी मार्केट में डिमांड है और एक बार क्वांटिटी अगर आप 9,000 मंगाते हो तो ऑर्डर कितना बार करना पड़ेगा एक साल में ना, 6 बार करना पड़ेगा। ठीक है। कैपिटल टी क्या होता है, टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल और टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर ईयर ऑब्लिक पर ऑर्डर। मतलब देखो इसका कहने का ये मतलब है कि मैं जो क्यू क्वांटिटी जो ऑर्डर जो मैंने मंगवाया यहाँ पे कितना 9,000, तो ये जो 9,000 इन्वेंट्री है भैया ये जीरो जो हो जाती है 9,000 मान लो अभी इतनी है और ये धीरे धीरे ख़त्म होते होते यहाँ तक जीरो भी तो होगी। तो वो जो टाइम उसको लगने वाला है पूरा ख़त्म होने में वो पूरा टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल का बता रहा हूँ, उसको कैपिटल टी बोलेंगे। ठीक है। तो कैपिटल टी जो है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं 1/n फॉर्मूला से निकलता है। टी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/n कि भाई मतलब कि कितने, एक तो होता है कि कितना ऑर्डर कर रहे हो आप एक साल में। ठीक है। और ये कैपिटल टी बता रहा है कि अगर आप एक बार में क्यू क्वांटिटी जो मंगवा रहे हो वो कितना टाइम तक चल रहा है। क्योंकि एन जो रहता है, एन को आप क्या लिखते हो, एन जो रहता है ये होता है भाई यहाँ पे ऑर्डर पर ईयर। तो टी इज इक्वल टू अगर हम 1/n लिखेंगे कि हम लोग पता करना चाहते हैं कि हम जो क्यू क्वांटिटी मंगवाते हैं एक बार वो कितना टाइम तक चलता है। तो टी इक्वल टू क्या 1/n हो गया। एन मतलब ऑर्डर पर ईयर है तो ये ईयर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है। तो ईयर को 1 ईयर है तो भाई 1 ईयर को आप मंथ में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या हो सकता है आप 12 मंथ डिवाइडेड बाई भाई कितना आप ऑर्डर कर रहे हो। तो यहाँ पे एक देखो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूले से यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे हम लोग देखा था कि अगर हम लोग क्यू क्वांटिटी 9,000 यूनिट जो होता है अगर एक बार ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में एक साल में कितने करने पड़ेंगे आपको, 6 बार करना पड़ेगा। 6 बार अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे एक बार में कितना मंगा रहे हैं 9,000, तो 6 बार करेंगे ऑर्डर तो टोटल मेरा 54,000 जो है डिमांड एक साल की पूरी हो जाएगी। तो 6 बार ऑर्डर है तो टी बाई 1/n लिखे हैं। तो 1/n तो भैया 6 ऑर्डर हो गया, लेकिन ये ऑर्डर पर ईयर है तो ईयर को यहाँ पे 12 मंथ, 1 ईयर को 12 मंथ, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब 12 ऊपर में जाएगा तो 2 मंथ पर ऑर्डर। मतलब हम जो क्यू क्वांटिटी मंगा रहे हैं एक बार में 9,000 वो कितना दिन चलने वाला है तो 2 महीना चलने वाला है। सिंपल सी बात है यार, समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब सी क्या है, सी क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब अगर हम 9,000 यूनिट जो है एक बार में पर ऑर्डर में मंगा रहे हैं, ठीक है, 9,000 यूनिट पर यूनिट, तो 1 यूनिट का कॉस्ट बता दो मेरे दोस्त। तो मैंने बोला 1 यूनिट का कॉस्ट जो है सी रुपीज़ पर यूनिट। समझ में आ गया। सी नोट क्या है, यह कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर। मतलब अगर आप टोटल 6 ऑर्डर कर रहे हो तो एक ऑर्डर का कितना, एक ऑर्डर का होता सी नॉट, तो 6 ऑर्डर का तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी एच क्या है भाई, देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, सी एच का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इन्वेंट्री फॉर 1 कंप्लीट ईयर। मतलब अगर हम 9,000 यूनिट जो है अगर एक साल में एक बार ऑर्डर करने से मंगवाते हैं और इस 9,000 में से एक यूनिट को एक कर करके इस तरह 9,000 बनेंगे ना, तो 1 यूनिट को जो है पूरे एक साल में अगर आप होल्ड करके 12 महीना अगर आप अपने स्टोर में होल्ड करके रखते हो तो उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी एच होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। मतलब किसी एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करने में जो पैसा लग रहा है वो क्या, सी एच है। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं, समझना है ग्राफ को।
अभी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा था, डोंट वरी, आपको पहले ये लाइन बना लेना जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ। ये 2 लाइन मेरा बन गया। अब 2 लाइन जैसे ही बन गया ना, तो इधर हम लोग क्या शो करेंगे, इधर शो करने वाले हम लोग टाइम, ये टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे टाइम, और इधर क्या शो करना, इन्वेंट्री लेवल यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी क्यू शो करना। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अभी आपने जो मैंने आपको एग्जांपल क्यू समझाया था, कितना 9000 यूनिट जो हम लोग एक बार में ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। तो लेट अस सपोज कि हम लोग इतना क्यू क्वांटिटी जो है एक बार में मंगवा लिया। कितना मंगवा लिया, क्यू क्वांटिटी। अब हमें पता है कि मार्केट में जो मेरी कंजप्शन है डेली का वो कितना, स्मॉल डी है, डेली कंजम्पशन डी है। अब मान लो इस लेवल पर जैसे ही हम पहुंचे, तो अभी एग्जांपल पे मैंने बताया था कितना 9000 यूनिट, तो 9000 की जगह ये क्यू कुछ भी हो सकता है। और ये क्यू क्या, डेली डी अमाउंट से कंज्यूम होता है होगा, तो डी 9000 से घटेगा 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 घटेगा, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्वेंट्री आपका 9000 से लेके कितना हो गया, 0 हो गया। और 9000 से 0 होने में ये जो टाइम लगा है, इसी को तो भाई आप साइकिल टाइम ऑफ, मतलब इन्वेंट्री को जो आप ऑर्डर करके मंगाते हो, यही तो इसका आपका साइकिल टाइम कैपिटल टी था ना। तो कैपिटल टी आपको समझ में आ गया हो कि भाई 9000 से 0 होने में इन्वेंट्री को जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग कैपिटल टी बोलेंगे। अब मुझे ये बताना मेरे दोस्त, अगर इस पॉइंट पे कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है, तो क्या आप उसको जो है, आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट था, क्या आप उसको सेल कर सकते हो? टेल मी ब्रो। सर कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तो 0 हो गई है मेरे पास, नहीं कर सकता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या कि मेरे हाथ में रहने से पहले, मतलब जब जब धीरे धीरे कंज्यूम होता है और ये 0 होने से पहले जो हमको इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। तो मैं 0 होने से पहले जो है यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँचता हूँ। और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ROP का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, री ऑर्डर पॉइंट। देखो यहाँ पर जब इसको नीचे आएंगे इस पॉइंट तक, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा यहाँ पर जो है ये वाली जो आपको दिख रहा होगी, इतनी तो इन्वेंट्री भी बची होगी कि नहीं बची होगी, बिल्कुल बची होगी। तो जो रीऑर्डर पॉइंट पे एक लाइन खींच दो इस तरह से, इस लाइन का हम लोग क्या नाम दे दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोबारा ऑर्डर करने वाले हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, री ऑर्डर लेवल। ये जो लेवल हम लोग का जो ब्लू लाइन में दिख रहा है, ये क्या है, री ऑर्डर लेवल है। और हम लोग इस पॉइंट पे जो है ऑर्डर कर रहे हैं। अब भाई कितना ऑर्डर करना है, री ऑर्डर लेवल मतलब कितना क्वांटिटी मेरा यहाँ पे रहेगी, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये वाला पूरा लेवल, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी रहेगी ये तो बता दो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुम इस पॉइंट पे ऑर्डर कर रहे हो, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी लीड टाइम क्या है, मतलब कितने दिन में तुम्हारा जो ऑर्डर करने से तुम्हारे हाथ में आ जाएगी ना। सर मेरे का लीड टाइम जो 5 डेज ले रहा है, मतलब लीड टाइम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि 5 डेज। मैं बोलूँगा सपोज लीड टाइम जो है ना 5 दिन है, यहाँ पे देखो ब्लू पेन में लिख रहा हूँ 5 दिन। और एक दिन में मान लो कितना आप यूनिट खर्चा कर रहे हो ना, 10। मतलब हमें ये पता गया कि इस यहाँ पर जो है टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी, लेट अस सपोज ये एग्जांपल बता रहा हूँ 50 होगी। मतलब री ऑर्डर पॉइंट पे जब हम लोग ऑर्डर करते हैं उस टाइम की अगर हमें क्वांटिटी को जानना रहेगा, तो लीड टाइम में डेली का जो कंजम्पशन रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये री ऑर्डर लेवल हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी, री ऑर्डर लेवल पे लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट। भैया फॉर्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखना इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे मैं ऑर्डर करूँगा इस वाले पॉइंट पे, अपने री ऑर्डर पॉइंट पे जैसे मैं ऑर्डर करूँगा, और जब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा तो जैसे ये खत्म होगा, इस पॉइंट पे क्या हो गया, 0 आ गया। उसी टाइम ये जो आपको यहाँ पे देखो ये टाइम दिख रहा होगा, ये वाला जो टाइम, लीड टाइम, तो इस पॉइंट पे 0 होने से पहले मेरी इन्वेंट्री हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर मैक्सिमम क्यू तक पहुँच जाएगी। और ये मेरे हाथ में यहाँ पे क्यू इन्वेंट्री क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट पे जो है री ऑर्डर पॉइंट पे ऑर्डर कर दिया था। अब फिर यही क्वांटिटी क्यू धीरे धीरे खत्म होगी। अब फिर जैसे इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तब फिर ऑर्डर कर देंगे, और ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, लीड टाइम होगा। फिर जैसे ही ये 0 हो जाएगी, फिर मेरे पास यहाँ इन्वेंट्री क्यू आ जाएगी, और इसी तरह का सिलसिला जो है चलता रहेगा। समझ में आ गया आपको?
तो आई होप ये सब सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डी दिखा रहा है डेली कंजम्पशन रेट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, रीऑर्डर पॉइंट, और ये जो आपका लेवल है उसको क्या बोलेंगे, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल पे पूछेगा किसी ने कितना क्वांटिटी रहती है, क्वांटिटी जो शो कर रहा है ये वाला लाइन तो क्वांटिटी का है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना कितनी क्वांटिटी रहेगी। तो लीड टाइम, ये जो लीड टाइम यहाँ पे रहेगा, और डेली का जो उसका कंजम्पशन रेट है उसको हम लोग यहाँ पे ई कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलो यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। क्वांटिटी क्यू जो है वो मेरे पास कितना है, क्वांटिटी क्यू, जैसे कि हम लोग 9000 जो मंगा रहे थे, अभी फर्स्ट एग्जांपल में दिखे थे कि अगर हम 9000 यूनिट जो है पर ऑर्डर में मंगवा रहे हैं तो क्यू को कैसे निकालेंगे भैया, डेली कितना खर्चा कर रहे हो डी, और क्यू जो है 9000 से जीरो जो है कितना टाइम में हो रहा है ना टी, तो यही तो आपका क्यू है, क्यू इक्वल टू टी इंटू डी। रीऑर्डर लेवल मतलब लीड टाइम इंटू डी इक्वल टू आपका कंजम्पशन रेट, डेली कंजम्पशन रेट। अब टोटल एनुअल कॉस्ट पढ़ चुके हो, परचेजिंग कॉस्ट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, होल्डिंग कॉस्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, परचेजिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि एक भाई परचेजिंग कॉस्ट मतलब आप जो प्रोडक्ट एक खरीद रहे हो, अपने पास स्टोर में लाए नहीं हो, इसको क्या कर रहे हो आप, खरीद रहे हो। तो खरीद रहे हो तो भाई एक यूनिट का कॉस्ट कितना लगेगा ना, 6C लगेगा, और एक साल में कितना यूनिट मंगा रहे हो ना, कैपिटल डी मंगा रहे हो, तो कैपिटल डी इंटू सी हो गया आपका परचेजिंग कॉस्ट। और आपको नहीं लगता है परचेजिंग कॉस्ट जो है यूनिट कॉस्ट सी जो रहता है, और टोटल एनुअल डिमांड मान लो हम 54,000 करें या कुछ भी करें तो एक साल के लिए डिमांड फिक्स हो जाता है, ये परचेजिंग कॉस्ट जो है हमेशा मेरा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको पता कि भाई एक साल में हम एन ऑर्डर कर रहे हैं और एक ऑर्डर करने में हमको कितना कॉस्ट लग रहा है, सी नोट, तो एन इंटू सी नोट से निकल जाएगा क्या आपका आपका निकल जाएगा ऑर्डरिंग को। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे हम खाली आपको ये याद रखना है, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे कैसे निकल, एवरेज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो क्वांटिटी क्यू है ना, क्यू को एक बार यहाँ मैक्सिमम क्यू लेके चल रहा है और क्यू यहाँ पे जीरो, तो एवरेज मतलब क्यू निकालेंगे तो क्यू प्लस 0/2, तो ये Q/2 जो है एवरेज लिया गया। अब कितना डेप्थ में गया है इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब होल्डिंग कॉस्ट जो भैया एक यूनिट को जो है एक साल तक रखने में कितना लगेगा, CH लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने पढ़ चुके हो आप कि T जो है इक्वल टू क्या होता है 1/n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कैपिटल T दे के रखा हुआ है कि एवरेज इन्वेंट्री जो रहता है एक यूनिट को एक साल में जो है होल्ड करने में कितना लगता है, CH लगता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि क्यू क्वांटिटी जो है उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट जो है अगर T टाइम तक रखेंगे तो भैया मेरे उसकी टोटल कितनी कॉस्ट होने वाली है उसको वहाँ से एंड से मल्टीप्लाई कर दिए भाई कि नंबर ऑफ ऑर्डर करके भाई कितना बार ऑर्डर करके वो वाली क्वांटिटी को होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ से T और T इंटू एन इक्वल टू क्या निकल के आ गया भैया 1 निकल के आ गया। इसी तरीके से ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट है D इंटू सी, D/n इक्वल टू आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो होती है कैपिटल डिमांड एनुअल डिमांड अपॉन नंबर ऑफ इन्वेंट्री जो है पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो है पर ऑर्डर में कितना निकाल रहे हो वो क्यू रहता है, D/Q इंटू सी नॉट, और एवरेज इन्वेंट्री Q/2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट नॉर्मल से मैंने ये बताया कि एवरेज इन्वेंट्री एक यूनिट का होल्डिंग कॉस्ट आप कितने टाइम तक उसको होल्ड करके रखते हो वही टाइम T दिया हुआ है, और कितना बार आप ऑर्डर करके वो जो क्वांटिटी मंगवा रहे हो वो n, तो T इंटू एन मिला के क्या होता है 1 होता है, क्योंकि T इज इक्वल टू आप 1/n लिखते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो मिनिमम के लिए आप याद करो डिफरेंशियल क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से पहले ये देखना है कि भैया क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने बोला D इंटू सी, भाई एक साल में हम 5 लाख मंगा रहे हैं, 10 लाख मंगा रहे हैं, मतलब जो कैपिटल D है वो तो कांस्टेंट रहेगा। एक यूनिट का मेरा 5 रुपया दाम है, 10 रुपया दाम है, ये भी तो कांस्टेंट है। मतलब ये जो D इंटू सी को मल्टीप्लाई करने से जितना रुपीज़ निकलेगा ये रुपीज़ तो मेरा कांस्टेंट है भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, D/Q इंटू सी नॉट, एक बार ऑर्डर करने में जो खर्चा लग रहा है सी नॉट वो भी कांस्टेंट रहेगा, D भी कांस्टेंट है, लेकिन Q क्वांटिटी जो हम मंगवा रहे हैं मेरे भाई, एक बार ऑर्डर करके कितना मंगवा रहे हैं नहीं मंगवा रहे हैं, ये Q जो रहेगा मेरा क्या करेगा, वेरी करने वाला है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी हम एक बार में कितना ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। ये क्वांटिटी किसी के लिए 9000 हो सकता है, किसी के लिए 10,000 हो सकता है, समझ रहे हो, ये Q वेरी हो जाएगा। यहाँ पर भी Q वेरी रहेगा, तो इसलिए इस वाले पोर्शन को हम लोग अलग रखेंगे, तो इसलिए इसको बोलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट या तो इसको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि D इंटू सी तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट D/Q इंटू सी नोट प्लस Q/2 इंटू CH हो गया। अब आपको ये वाली ग्राफ समझना है, बहुत आसान है। इस तरीके से एक लाइन खींचना है, सिंपल सी बात है भैया, जो आपको दिख भी रहा होगा।
इधर क्या शो कर रहा है, ऑर्डर साइज मतलब क्यू, क्यू जो हम लोग ऑर्डर करके एक बार में मंगवाते हैं, कितना यूनिट जो है पर ऑर्डर में मंगवा रहे हैं, वही क्यू यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्या भैया, कॉस्ट, अलग अलग तरह के यहाँ पे कॉस्ट दिख रही है। तो हमने क्या किया कि हमने देखा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ना भाई, आप क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाओगे क्यू, तो आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है ना वो बढ़ेगी। मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन मान लो करके 5,000 यूनिट जो है क्यू एक बार में लाते हो, लेकिन आप बोलेगे 5,000 की जगह हम 10,000 लेंगे, तो भाई आपको 2 बार लाना पड़ेगा ना। तो मतलब क्यू बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया, बोलो। क्यू अगर मेरा बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी मैं इसको वापस लेता हूँ कि सपोज़ मैंने क्या बोला, इसको समझना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है कि पहले मैं क्या क्या किया, 10,000 जो है मंगवा रहा था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। उसी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में मैंने क्या किया, 10,000 की जगह 15,000 मंगा रहा हूँ। तो एक बार जो मैं ऑर्डर करके जो मुझे पैसा देना पड़ रहा था, मान लो n इंटू आपका एक बार मान लो सपोज आपको 5,000 रुपया देना पड़ रहा, 5,000, तो भाई वो तो फिक्स हो गया। मतलब हमको यहाँ पे ये देखने को मिला कि अगर मैं क्वांटिटी को जो है बढ़ाते जाऊँगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा घटेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला लाइन जो है आपका था कॉस्ट वाली लाइन, और ये वाली लाइन जो आपकी क्वांटिटी वाली थी। तो हमको देखने को मिला कि जो है ये वाली लाइन जो देखने को मिला कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है घट रहा है, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर मैंने क्या देखा, होल्डिंग कॉस्ट। अब भाई पहले मान लो 10,000 यूनिट आपने होल्ड किया, अगला बार आपने 20,000 होल्ड किया था, जितना होल्डिंग ज़्यादा रहेगी उतना ही होल्डिंग कॉस्ट जो है ना ये भाई लीनियरली बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये एक जगह पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या हो रहे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर, बहुत यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहा है ना वहाँ पर भी तो एक कोई क्वांटिटी क्यू हम यहाँ पे क्यू स्टार लिखें, क्यू लिखे भी समझ में आ जाएगा, क्यू स्टार क्वांटिटी मंगा रहे होंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अब हम लोग क्या देखा है कि जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाते हैं ये घटता है, ये उसका नेचर है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार जैसे आप क्वांटिटी को और बढ़ाते चले जाओगे ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है बढ़ते चला जाएगा। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या था, D/Q इंटू C0 प्लस Q/2 इंटू CH। मतलब हमने ये देखा कि भाई क्वांटिटी क्यू को बढ़ाने से जो ऑर्डर कॉस्ट हो जा रहा था वो घट रहा था, एक टाइम होने के बाद ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्यू अगर बढ़ाते चला जाओगे तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इसी होल्डिंग कॉस्ट को बढ़ने के कारण ये वाला पूरा बढ़ेगा तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी मेरा बढ़ेगा। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है मेरे भाई, ये वाला जो मैं पिंक में दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो मैं लिखा हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये क्या होगा कि भाई पहले जो इन क्वांटिटी को बढ़ा रहे तो क्यों घट रहा था, क्योंकि यह भाई D/Q था ना, क्योंकि वो ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला ये वाला डोमिनेट कर गया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला जो ये वाला पोर्शन था ये डोमिनेट कर गया था, ठीक है, इसलिए घट रहा था। तो घटा एक पॉइंट पे क्या मिनिमम आया, उसके बाद फिर देख रहे भैया ये तो यहाँ पे बढ़ने लगा यार, बढ़ते चला गया। तो ये तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, D इंटू C, तो ये क्या बन जाता है भैया आपका टोटल एनुअल कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट का भी वही नेचर देखने को मिला कि भाई क्वांटिटी को बढ़ाने से ये घटता है, फिर एक पॉइंट पे आके ये रुक जाता है। उसके बाद फिर क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिला कि फिर उसके बाद जो है क्वांटिटी को बढ़ाने से टोटल एनुअल कॉस्ट भी मेरा बढ़ने लगा। अब सब लोग ताजुब हो गए भाई कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये वाला जो हम लोग ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सबने ये देखा कि यार क्यू स्टार जो है एक ऐसा क्वांटिटी है, अगर इतना क्वांटिटी को मंगवाया जाए तो आप जो यहाँ पे वाई एक्सिस में जो यहाँ पे लिख के रखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देखो यहाँ पे मिनिमम आ रही है और टोटल एनुअल कॉस्ट भी इस पॉइंट पे मिनिमम आ रही है। थोड़ा सा और आपको यहाँ पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे येलो कलर से ड्रॉ करूँगा कि मान लो ये वाली जो पॉइंट है, ये जो हम लोग क्यू स्टार मंगवा रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो क्यू स्टार मंगवा रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा वाला पॉइंट पे चले जाएं या थोड़ा सा कम वाले पॉइंट पे चले जाएं, तो उस पर भी ये वाली क्यू स्टार के आगे भी कुछ क्वांटिटी रहेगी ना, तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो तो ये वाली पॉइंट मिल गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बोला कि ठीक है क्यू स्टार से थोड़ा कम क्वांटिटी मंगवा रहे हैं तो भाई ये पीछे वाली आ गई, इसको भी प्रोजेक्ट करो, ये वाली पॉइंट मिल गई। अब मुझे यहाँ पे दोस्त ये बताना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आप लोग ये बताइए
कि आपको नहीं लगता कि ये जो आप यहाँ पे ब्लू कलर में जो आपको डार्क स्पॉट दिख रहा है, ये वाली जो आपकी क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया था आपने? क्यू स्टार को नाम दिया था। और इसी क्यू स्टार पे आपकी जो टोटल एनुअल कॉस्ट थी वो क्या आ रही थी? यहाँ पे मिनिमम आ रही है, देख लो भैया। और ये जो ये भी ज़्यादा आ रही है और ये भी आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है। मतलब कि क्यू स्टार से आप ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा लो या तो क्यू स्टार से आप कम क्वांटिटी मंगवा लो, आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर हम क्यू स्टार क्वांटिटी को मंगवाते हैं देन टोटल एनुअल कॉस्ट जो रहेगी मिनिमम। मतलब अब हम आंख बंद करके 9,000 10,000 नहीं मंगाएंगे, कितना मंगाएंगे? क्यू स्टार मंगाएंगे। अब बात रहा भैया ये क्यू स्टार को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो आपने बोला कि ठीक है सर, वेरी इजी है कि हमने देखा कि ये जो पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दिया हमने इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट। और इस पॉइंट से रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी मंगवा रहे हैं दैट क्वांटिटी इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि भाई सस्ता। मतलब अगर क्यू स्टार मंगाओगे मेरे भाई तो टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमम। बट दिस इज द स्पेशल पॉइंट, एट दिस पॉइंट आपको लग रहा होगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ एट इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट पे क्या होता है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है? होल्डिंग कॉस्ट। तो यही कंसेप्ट हम लोग नॉर्मली यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। या तो आप ये भी कर सकते हो कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो आप निकालते हो डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू सी एच, इसको क्या करो? डिफ्रेंशिएट कर दो क्यू के रेस्पेक्ट में। और क्यू अब यहाँ पे क्यू नहीं रहेगा, क्यू स्टार बन जाएगा। क्यू स्टार क्यों बन जाएगा? क्योंकि भाई अब हम अंदाजे कोई भी क्वांटिटी क्यों नहीं मंगवाएंगे, क्यू स्टार मंगवाएंगे। अब जब डिफरेंशिएट करके इधर जीरो बैठाओगे, मैक्सिमम मिनिमम के लिए यही करते हैं, तो ये वाला भी जो रिजल्ट हम लोग निकाल के आ रहे हैं वही निकलेगा। तो हम लोग नॉर्मल वाला सिंपल वाला चलेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या करो? होल्डिंग कॉस्ट के बराबर कर दो। ये कहाँ पे होती है? जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगवाते हो तो क्यू के जगह वो क्यू स्टार बन जाएगा। तो चलो भाई डी वाई क्यू सी नॉट, ये क्या हो गया आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट। इसको सोल्व करो तो क्यू स्टार निकल के आ गया आपका, भाई आपके सामने है √2d सी नॉट अपन सी एच क्या है भैया? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट पर ईयर। और सी नॉट क्या है? रुपीज़ पर ऑर्डर। और डी क्या है? एनुअल डिमांड। ये फॉर्मूला आपको बता दिया कि भैया ये क्वांटिटी अगर तुम मंगवाओगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट आपकी क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि एट विच होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है और टोटल एनुअल कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है। नोट पॉइंट आप ये तो सबको समझ में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि अगर डिमांड को बढ़ाएंगे, डी को बढ़ाएंगे तो क्यू स्टार क्या होगा? बढ़ेगा। सी नोट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। सी एच को बढ़ाने से क्या होगा? ये घटेगा। क्लियर है? लेकिन मान लो जो होल्डिंग कॉस्ट होता है ना, होल्डिंग कॉस्ट का डेटा कभी कभी क्या देता है न्यूमेरिकल, मान लो अगर सॉल्व करने के लिए देगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा अभी आपको कि व्हेन होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और परसेंटेज इट ऑलवेज कॉरस्पेंड टू यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंटरेस्ट शुड बी ऑलवेज ईयरली। मतलब कि अगर होल्डिंग कॉस्ट मान लो किसी भी यूनिट का दे के रखा 0.6 रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर देन नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लो बोल दिया है कि होल्डिंग कॉस्ट इज 10%, खाली लिखा है 10% और कुछ नहीं लिखा है, और कहीं पे क्वेश्चन में लिख दिया कि यूनिट कॉस्ट जो है 10 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 10% जो लिखा है ना इसका मतलब डायरेक्टली हो गया है कि वो होल्डिंग कॉस्ट बात कर रहा है कि वो 10% किसका? इस यूनिट कॉस्ट का। तो 10% जब आप इस यूनिट कॉस्ट का निकालोगे तो 1 रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर होल्डिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये वही बताया गया है कि होल्डिंग कॉस्ट अगर आपका डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो वो हमेशा परसेंटेज पे रहे, इंटरेस्ट पे रहे, वो यूनिट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात करता है। क्योंकि यूनिट कॉस्ट जो होता है ये हमारे जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहती है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट है और एनुअल डिमांड है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरे भाई। तो ये रहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कहानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है एट दैट क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम। दैट क्वांटिटी इज नथिंग, इट इज़ 2d सी नॉट अपॉन सी एच। चलो ये लेक्चर 4 भी डिस्कस हो गया। कोई डाउट रहेगा तो ठीक है लेक्चर के नीचे आप कमेंट करो। और लेक्चर कैसा लग रहा है यार, फीडबैक देते नहीं हो
देखते हो यार 400 500 300 व्यूज़ आते हैं और कमेंट आते हैं 5 10। यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कमेंट भी कर दिया करो दोस्त, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ उससे हमें ये समझ में आएगा कि आपको फीडबैक क्या है, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप क्योंकि आपसे मैं अभी इंटरेक्ट भाई आपस में तो साथ हो नहीं पा रहा हूँ। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको आ रहा है मेरे दोस्त, तो ज़रूर यार, कोई अगर मेहनत करता हो तो अप्रिशिएट करना सीखो लाइफ में, तभी जाकर आप एक दूसरे आगे बढ़ सकते हो। कोई भी अगर आपको मतलब लगे कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करना सीखो। अगर आप भी मेहनत करते हो तो लोग अगर जब तक आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर में एक मोटिवेशन नहीं निकल के आएगा कुछ करने का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो अप्रिशिएशन करना सीखो अगर कोई मेहनत करता है तो। अगर लेक्चर लगता है कि काम की चीज़ है, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो जीडीसी वगैरह लोगों की तैयारी कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी हमारा हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा सारा चीज़, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।